और अब प्रहार में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लव जिहाद के खिलाफ योगी सख्त हैं। यूपी सरकार ने लव जिहाद संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। आज उस पर चर्चा हुई। योगी ने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत की। योगी ने सदन से एक क्लियर मैसेज दे दिया कि यूपी में महिला अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। योगी ने महिला सम्मान के लिए किए गए अपनी सरकार के काम गिनाए। योगी ने जब एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया। योगी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनने से सबसे ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी ही थी, यानी महिला अपराध के बहाने योगी ने सीधा निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर और एक बार फिर ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा उनकी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ही है। लेकिन सबके बीच लव जिहाद को लेकर जो संशोधित बिल है वो आज विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है, जिस पर चर्चा आज हुई है। और इस कानून के तहत एक तरफ लव जिहाद करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण वाला एक मुद्दा है उसे साधने की भी कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस पर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिलता है। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि योगी सरकार ने जो संशोधन किए हैं उस कानून में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ये लव जिहाद वाला जो कानून है अब ये कैसे अपराधियों के लिए मुसीबत साबित होगा आपके सामने रख रही हूं। अपराध अगर पहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन शादी करने पर किया गया है तो आपको 1 से 5 साल की जेल हो सकती है और 15,000 का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। ये पहले के तहत था, जो पहला कानून था उसके तहत आपको ये सजा हो सकती थी, लेकिन अब ये सजा बढ़ा दी गई है। जो सजा पहले 1 से 5 साल हुआ करती थी वो अब इस नए कानून के तहत 3 से 10 साल हो जाएगी। जुर्माना जो पहले 15,000 हुआ करता था उसमें 10,000 का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि 25,000 का जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं नाबालिग SC ST महिला के साथ अगर अपराध किया गया है तो पहले के कानून के तहत 2 से 10 साल की जेल हो सकती थी और 25,000 का जुर्माना हो सकता था, लेकिन अब इसमें भी इजाफा कर दिया गया है। 5 से 14 साल की सजा हो सकती है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये नाबालिग के साथ अगर कोई अपराध होता है, SC ST महिला के साथ अगर कोई अपराध होता है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर होता है, ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आती हैं, अगर ऐसा होता है तो 3 से 10 साल की जेल हो सकती है और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये पहले के कानून के तहत है, लेकिन अब जो संशोधित कानून उत्तर प्रदेश में होगा उसके तहत 7 से 14 साल की सजा हो सकती है और ये जुर्माना भी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग अगर होती है तो पहले इसका प्रावधान था ही नहीं, यानी इसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसे इंक्लूड कर दिया गया है संशोधित बिल में। 7 से 14 साल की सजा हो सकती है और ये जुर्माना हो सकता है 10 लाख रुपए का। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह पर अब उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसा जाएगा और सजा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति रही है। योगी महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सख्ती से निपटते हैं। लव जिहाद कानून भी यूपी में इसीलिए लागू किया गया है और अब उसमें संशोधन किया गया। योगी जब सदन में महिला अपराध को लेकर बोल रहे थे तो इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी को कैसे लपेटे में लिया, सबसे पहले आपको ये सुनवाती हूं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे?
ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले योगी ने लव जिहाद कानून में संशोधन किया है। अब ये क्यों किया है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आपको इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया। हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए। 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। तो विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। ये बजट कैसे विकसित भारत वाला बजट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे। एक तरफ बजट को लेकर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में भी बजट सेशन है और बजट पेश किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ठीक उपचुनाव से पहले योगी ने लव जिहाद कानून में संशोधन क्यों किया है, ये आपके सामने रखते हैं। दरअसल यूपी में अगले महीने 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये योगी के लिए पहला टेस्ट होगा। योगी के इस फैसले से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश है। महिलाओं के बीच योगी की छवि पहले से ही स्ट्रांग है। लव जिहाद कानून में संशोधन के बाद ये छवि और मजबूत होना तय है। नए कानून से ध्रुवीकरण होगा, जिससे बीजेपी को उपचुनाव में फायदा मिल सकता है और इसीलिए ठीक उपचुनाव से पहले इस कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत आने वाले उपचुनावों में ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब आइए आपको ये बताती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में बोलते हैं तो वो कैसे हमलावर रहते हैं अपने विपक्षियों पर। आज भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। जब योगी विधानसभा में बोल रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सवाल किया। योगी ने जवाब देने से पहले शिवपाल यादव को लेकर जबरदस्त तंज किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। शिवपाल यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन एक बार फिर चाचा के हाथ में कुछ नहीं आया और इसी को मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बना रहे थे। जब योगी ने बोला तो शिवपाल यादव भी सुन रहे थे। जब सदन में उन्होंने बोलने का मौका मिला तो शिवपाल ने योगी को क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। फिर हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। देखिए, शिवपाल यादव भले ही जवाब दे रहे हों, योगी आदित्यनाथ ने भले ही तंज कसा हो, लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। एक तरफ परिवारवाद के आरोपों से निकलने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ पीडीए के साथ साथ सवर्णों को कैसे लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी, ये रणनीति बिठाने की कोशिश की गई है। योगी ने लखनऊ से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तंज कसा, तो दिल्ली में लोकसभा सत्र के लिए मौजूद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने दिल्ली से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, ये भी आप सुनिए। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया हो, लेकिन अखिलेश यादव को अभी भी दरारें नजर आ रही हैं और इसीलिए बार बार वो दिल्ली की तरफ इशारा करते हैं। बार बार वो कहते हैं कि योगी ने दिल्ली को गच्चा दिया है, यानी कि दिल्ली को धोखा दिया है। अब योगी सरकार को लव जिहाद कानून में परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी और सजा के प्रावधानों में परिवर्तन क्यों करना पड़ा, इसको लेकर हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की योगी सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा से। उन्होंने क्या वजह बताई, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में अब अवैध धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल होगा, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हमारे साथ योगी सरकार के पूर्व मंत्री एमएलसी मोहसिन रजा हैं। ये जो संशोधन बिल आया है हाउस में, इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई, क्यों इसमें संशोधन करके और कड़ी सजा करने की जरूरत पड़ी? देखिए रुचि जी, आपने एक बात कही शुरू में, जब आपने प्रोग्राम अभी शुरू किया मेरा इंटरव्यू, तो आपने कहा कि अवैध धर्मांतरण मुश्किल हो जाएगा। तो अवैध धर्मांतरण 17 से पहले होता था। आदरणीय योगी सरकार ने आकर इस पर अंकुश लगाया। हम जब कानून लाए, हमारी एजेंसियों ने हमको, सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि अवैध धर्मांतरण बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसको धर्म विशेष से जोड़कर न देखा जाए, ये देखा जाए कि आखिर सर्व धर्म के लोगों को इससे परेशानी हो रही है कि अवैध चीज कोई हो रही है तो उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता होती है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता होती है, जो विपक्ष ने कभी नहीं रखी। तो इसलिए हम अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का, अपने परिवारों का सम्मान और सुरक्षा दोनों पर बहुत ध्यान देते हैं। आदरणीय योगी सरकार ने ये जो आप अध्यादेश की बात कर रही हैं, जिसमें लव जिहाद को लेकर बात हो रही है कि इससे 10 साल से लेकर अब इसकी प्रोविजन किया जा रहा है कि उम्र कैद हो। क्यों हो उम्र कैद? इसलिए हो क्योंकि उम्र कैद अगर नहीं हम लगाएंगे तो वो फिर जमानत लेकर आ जाता है, फिर वो वही काम करता रहता है, तो उसके डर नहीं बन रहा है अभी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पिछली आदतें उसकी छूट नहीं रही हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी बेटी, किसी की बेटी, आपकी बहन, हमारी बहन, वो तो बात तो एक ही हुई। अगर उसको बहला फुसलाकर किसी ने अपना नाम परिवर्तित करके और उसको अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करने के बाद उसका जीवन नष्ट कर दिया, वो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं, तो दिल्ली अभी तक ये नहीं तय कर पा रही है कि 3 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी की नींद टूटी। एमसीडी 3 दिन से कोचिंग सेंटर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उन कोचिंग सेंटर को सील किया जा रहा है, जिसके बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से क्लास या लाइब्रेरी चल रही है। दिल्ली के कई इलाकों के कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की जो कार्रवाई है वो जारी है। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में चल रहे 19 कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने सील कर दिया है। वहीं आज लक्ष्मी नगर इलाके में भी एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है। इसके अलावा शाहदरा साउथ जोन में भी एमसीडी के अफसरों ने अवैध कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यहां 16 कोचिंग सेंटर्स पहचान की गई है। इसमें से 5 बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर खाली मिले, जबकि 2 कोचिंग सेंटर्स पर आज कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोचिंग सेंटर हादसे पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हादसे से जुड़ी याचिका दायर की गई है, जिसमें इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा। फिलहाल सबकी नजर एमसीडी पर है। कल राजेंद्र नगर के अलावा एमसीडी ने मुखर्जी नगर में ऑपरेशन किया। जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरी और क्लास चलाई जा रही थी, उसे सील कर दिया गया। मुखर्जी नगर में एमसीडी ने कुल 5 कोचिंग सेंटर को सील किया है, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। इन कोचिंग सेंटर्स में अवैध तरीके से बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। अब ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को हादसा हुआ था। 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद एमसीडी पर लापरवाही के आरोप लगे तो एमसीडी नींद से जागा और अब वो 3 दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे उन कोचिंग सेंटर पर चाबुक चला रहा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था। 28 जुलाई को एमसीडी ने करोल बाग जोन में एक्शन किया था। करोल बाग जोन में ही ओल्ड राजेंद्र नगर आता है, जहां उन 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को एमसीडी ने सील कर दिया था, जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। वहीं 29 जुलाई को नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में एक्शन हुआ। मुखर्जी नगर में बेसमेंट में कोचिंग चला रहे 5 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। दरअसल दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग आईएएस कोचिंग का हब है। मुखर्जी नगर में 400 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं। देश भर से करीब 3 लाख से ज्यादा छात्र यहां आकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो वहीं राजेंद्र नगर में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं, जहां 1 लाख से ज्यादा छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जबकि करोल बाग इलाके में भी 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बड़ी तादाद में पूरे देश से छात्र छात्राएं आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। मुखर्जी नगर में ही विकास दिव्य कीर्ति का कोचिंग सेंटर दृष्टि द विजन भी है। दृष्टि द विजन में भी बेसमेंट में पढ़ाई होती है। एमसीडी ने उसे भी सील कर दिया है। ये दृष्टि द विजन जो कोचिंग सेंटर है, इस पर भी कार्रवाई की गई है। आपने नाम सुना होगा, टीवी पर अक्सर देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर। विकास दिव्य कीर्ति जो इसके एक तरीके से ऑनर है, या कहें कि वो भी यहाँ उन्हीं का ये दृष्टि द विजन है। और उसके बाद देखिए, बड़ी बात यह है कि हम उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं और ज्ञान की बातें होती है, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वो देखिए कि बेसमेंट में यहाँ पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है एमसीडी की तरफ से। देखिए, ये भी देखिए, और ये भी एंट्रेंस यहाँ से एंटर करने का जो गेट है, इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरे जो और भी यहाँ पर शटर आपको नजर आएंगे, यहाँ भी सील लगाई गई है। यहाँ लाइट का पूरा एक सिस्टम है। अगर यहाँ किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगती है, बिजली से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल बराबर में पढ़ाई कर रहे थे, उनका क्या होगा। देखिए, बेसमेंट है, वहां पर हमने दिखाया कि पढ़ाई छात्रों द्वारा की जाती थी। अब ये जो सीढ़ियां है, इससे चढ़कर ऊपर यहाँ पर आया जाता है। अब अगर पानी भरे, आग लगे, तो तब क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भगदड़ मचेगी, कोई निकल नहीं पाएगा। स्टूडेंट्स भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम है दृष्टि द विजन का, तो हम देखते हैं व्यवस्था उस तरह की नजर नहीं आती कि भाई अगर कोई हादसा हो जाए स्टूडेंट बचेंगे कैसे यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार में 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। बेसमेंट में 4 से 5 हजार? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 12 क्लासेस हैं और उनमें 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं।
तो अगर ऑन एवरेज भी देखें तो 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं, और एक बार में अगर कुछ हुआ तो पता नहीं फिर कैसे लोग बच्चे निकलेंगे। ये तो बड़ी लापरवाही है। हालांकि सील इसको जरूर कर दिया गया है, लेकिन अगर ऑल राजेंद्र नगर की घटना ना होती तो ये कभी सामने ही ना आती चीजें। नहीं सर, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था कि एमसीडी यहाँ से गुजरती नहीं रही होगी, लेकिन मामला जो है ORN की वजह से इतना हाईलाइट हो गया है कि मजबूरन उनको नींद से जागना पड़ा। जहन में नहीं आया कि बिल्कुल बराबर में लाइट का इतना बड़ा पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट ही हो जाए, आग लग जाए, कैसे भागोगे आप लोग ऊपर की तरफ? ये तो है ही, पर इनको ध्यान रखना चाहिए, ये तो इंस्टीट्यूट वालों की जिम्मेदारी है।